नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि मेंस के लिए है। ये समुद्री जलधारा है। इससे प्रश्न जो है कई दफ़ा पूछे गए हैं। बेसिकली हम लोग टॉपिक को ही कवर करेंगे और जो प्रश्न बनते हैं आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब इसमें मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो केवल आपके हेल्प के लिए है कि नोट्स जो है किस प्रकार से आप बना सकते हैं, एक अच्छा नोट्स, इफेक्टिव नोट्स, फिगर का यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके रिस्पांस पे ही ये निर्भर करता है कि ये आगे मतलब सीरीज चले। क्योंकि नहीं तो ऐसे झूठ का टाइम इसको अपलोड करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये केवल आपके जो डाउट होते हैं कि कैसे बनाना चाहिए उसको क्लियर करने के लिए है ना। बाकी जो है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक है ओशन करंट, समुद्री जलधारा। इसमें जो है कई सारी जलधाराओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जो कि एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहता है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन के प्रभाव से अफ्रीका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखें, ठीक है। ये जो अफ्रीका का पश्चिम तट से जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये जो अफ्रीका आप देख रहे हैं, इस तरह से अफ्रीका है ना। तो आप मैप को तो जरूर ध्यान में रखें या सामने में रखें ताकि आपको क्लियर हो सके। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा जो है 0 एवं 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच आमतौर पर विकसित होती है ना, ये वाली। जैसे ही यह मध्य अटलांटिक कटक सेंट्रल जो है कटक तक, रिज तक पहुंचती है, यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अभी हम लोग फिगर में इसको देखेंगे, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं तो अपने सामने में फिगर को जरूर रखें ताकि आपको क्लियर हो सके और ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये समझ में आ सके, ठीक है। ये जो अटलांटिक ओशन है उत्तर की ओर जो ये मुड़ जाती है और मध्य अटलांटिक कटक को पार करने के बाद पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जो मिड अटलांटिक रेंज है उसको जब ये क्रॉस करती है तो फिर से ये साउथ डायरेक्शन में जो है ये मुड़ जाती है। आगे कहता है पश्चिम की ओर दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा का एक भाग जो ब्राजील के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप दक्षिण अमेरिका की तरफ देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा जो इस तरह से एक देश है दक्षिण अमेरिका, यहाँ से जो टकराती है ब्राज़ील के तट से टकराकर उत्तर की ओर ये मुड़ जाती है, ठीक है। कहता है उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा से मिलता है। देखिए वो वाला जो पहले वाला जो जलधारा था वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है। फिर एक हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील के तट से टकराकर मिलता है, मुड़ता है। फिर क्या कहता है कि ये दोनों जो है मिल जाता है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका तट से टकराने के बाद यह जलधारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्लियर है। कहता है पहली शाखा जो एंटीज धारा के नाम से एंटिलीज धारा के नाम से जानी जाती है, एंटिलीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। तथा दूसरी धारा कैरिबियन सागर में प्रवेश करती है तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है और कैरिबियन धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ये सिनेरियो है। आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप फिगर को सामने में जरूर रखें, बाकी स्टोरी आप फिगर देख के समझ जाएंगे। आगे अगर बात करें साउथ इक्वेटोरियल करंट की, तो देखिए इसमें क्या कहता है। यह जलधारा भी पूर्वा पवन के प्रभाव से अफ्रीका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट से किधर प्रवाहित होता है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है और 0 से लगभग 12.5 अक्षांश के बीच विकसित होता है। इस धारा को बेगुला धारा का ही आगमन माना जाता है, ठीक है। तथा
उत्तर दक्षिण रेखीय धारा से ज़्यादा स्थायी एवं शक्तिशाली होता है या इसे माना जाता है। इससे पहले जब हम लोगों ने ज़्यादा जलधारा देखा, उससे ज़्यादा पावरफुल ये होता है। कहता है कि पश्चिम में ब्राज़ील तट की केप मान रोको केप ऑफ जो केप सान पॉइंट है के द्वारा यह दो भागों में विभाजित कर दी जाती है। ये धारा जो होती है, पहला शाखा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है तथा ट्रिनिडाड के पास 30 डिग्री विषुवतीय रेखीय धारा से मिल जाता है। 30 माफ करें, यह उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा से मिल जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ती है तथा ब्राज़ील धारा का निर्माण करती है। ठीक है। कहता है कि उपयुक्त दोनों ही जलधारा उत्तरी गोलार्ध के गर्मी मौसम में उत्तर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि इस समय सूर्य का जो आभासीय रूप है ये उत्तर की ओर खिसकने के कारण पूरी पवन पट्टी भी जो है विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। उत्तर विषुवतीय रेखीय एवं दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा के मध्य एक जलधारा पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, इसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। पूरब में यह ज्यादा स्पष्ट एवं प्रबल होता है, जिस क्षेत्र में इसे गिनी धारा कहा जाता है। आगे कहता है कि इसके उत्पत्ति के कारणों के बारे में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है कि गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इस धारा का निर्माण होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह जलधारा जो है जाड़े के दिन में कायम रहता है। ठीक है, जिसमें कि दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जब अमेरिका के तट से ये धारा टकराती है तो इस क्षेत्र में जो दोनों जलधारा के कारण जल का स्तर इस ओर ऊंचा हो जाता है और पश्चिम से क्षतिपूर्ति कंपनसेशन करंट के रूप में यह जलधारा पूरब की ओर आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर भी दिखेगा, लेकिन आप जितनी बातें हम लोगों ने पीछे देखा उसको आप इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आपके बुक में क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सरगासो सी है, ये फ्लोरिडा करंट है, लेब्राडोर, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, कैनरी करंट, ये देखिए ब्राज़ील करंट जो कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया, वेस्ट इंडीज ड्रिफ्ट से जो निकल जाती थी। तो इस फिगर को आप एक बार जरूर समझने का कोशिश करें कि देखिए कौन सी धारा किधर चल रही है, फिर कैसे मुड़ रही है। ये आपको बुक में जो फिगर मिल जाएगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो नोट्स लिखने वाला बात हम लोगों ने लिख चुका है। ठीक है, अब देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक करंट के बारे में कुछ जानेंगे। गल्फ स्ट्रीम देखिए क्या कहता है। यह अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण जलधारा है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है इस क्षेत्र के मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, देखिए गल्फ स्ट्रीम को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर इस नाम को आप मेंशन करते हैं तो एक तरह से आप समझ लीजिए स्टैटिक पॉइंट हो गया। पॉइंट में जो है पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा एक इंप्रेशन बनता है। कहता है कि यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अमेरिका तट के किनारे किनारे एवं 60 डिग्री उत्तरी यानी पश्चिम यूरोपियन तट तक बढ़ता है। आगे कहता है देखिए फ्लोरिडा करंट के बारे में कि फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से केप हेटरस तक, गल्फ स्ट्रीम में देखिए हेटरस अंतरिक्ष से लेकर के ग्रांड बैंक तक, और उत्तरी अटलांटिक धारा ग्रांड बैंक के पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपियन तट तक, है ना। तो इसका अलग अलग क्षेत्र है। फ्लोरिडा करंट की अगर बात करें तो यह जो है उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा का ही उत्तरी विस्तार माना जाता है, जो युकाटन चैनल से होकर के मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और वहां से
फ्लोरिडा जल डमरू मध्य होते हुए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है। इस तरह से फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल की प्रायः सभी विशेषताएं पाई जाती है। कहता है कि जब यह जलधारा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है तो इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, परंतु इसे पार करते ही इस धारा की चौड़ाई पुनः जो है बढ़ जाती है तथा यह जो है वह तट से होकर आगे चली जाती है। ठीक है, आगे कहता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो है एंटिलीस धारा फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में मानना है कि व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन के प्रभाव से मैक्सिको की खाड़ी में जल का स्तर बढ़ जाता है, अतः क्षतिपूर्ति के रूप में मैक्सिको की जो खाड़ी है इससे जल जो है फ्लोरिडा जलधारा के रूप में बाहर निकलती है। आगे कहता है कि कुछ जो है में इसको खाड़ी एवं आसपास के समुद्र के जल के घनत्व में अंतर इसकी उत्पत्ति के कारण मानते हैं। कुछ लोग जो है मानते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्र का जो जल है उसमें घनत्व में जो अंतर होता है वो इसके उत्पन्न होने का, इसके ओरिजिन का रीजन मानते हैं। आगे अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो इसमें कहता है कि देखिए एंटलीस जलधारा जब फ्लोरिडा जलधारा से हेंटरस अंतरीप के पास मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम के रूप में जानी जाती है। यह एक चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है। कहता है इसके बाईं ओर लगभग 4 से 10 डिग्री तापक्रम वाला जो है जल कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसे कोल्ड वाल ठंडी दीवाल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि सेंट लॉरेंस नदी का ठंडा जल दक्षिण की ओर विक्षेपित होकर तट की ओर आता है। दूसरी अवधारणा है कि पछुआ पवन के द्वारा गर्म जलधारा को तट से दूर धकेल दिया जाता है। देखिए जब आप फिगर को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बाकी आप नोट्स खुद अपना बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ये केवल आपको हेल्प के लिए है। तथा लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा जो है ये हेटरस अंतरिप तक आ जाती है, जिस कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में तट के जल का तापक्रम कम होता है। आगे कहता है कि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा को, गर्म जल को लेकर के ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ती है तथा 40 डिग्री देशांतर के पास कोरोलोसिस फोर्स तथा पछुआ पवन के संयुक्त प्रभाव के कारण यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। जैसे जैसे यह जलधारा उत्तर की ओर बढ़ती है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, लेकिन इसका उत्तर पूर्व की ओर मुख्य भाग गल्फ स्ट्रीम ही कहलाता है, ध्यान रखना है। आगे कहता है कि 40 डिग्री देशांतर एवं अक्षांश के पास लैब्राडोर जलधारा जो ठंडी होती है गल्फ स्ट्रीम से मिलती है और इसके तापमान में जो है कमी लाती है। इस क्षेत्र में गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने के कारण कोहरा का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि जलयान के संचालन में अवरोध उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट के बारे में क्या कहता है। देखिए ये कह रहा है कि लैब्राडोर जलधारा के मिलने के कारण, हालांकि इस जलधारा के तापक्रम में काफ़ी कमी आती है, ठीक है, जब इसमें लैब्राडोर मिलता है, इसके बावजूद यह अपनी मूल प्रकृति को कुछ हद तक बनाए रखता है तथा उत्तर पूर्व की ओर जब ये बढ़ता है उत्तर पूर्व की ओर तो इसके क्षेत्र में यह 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। 3 शाखाओं में यह विभाजित हो गया। पहला शाखा जो है इसमें थॉमसन कटक को पार करती हुई नॉर्वे सागर तक चली जाती है। आगे कहता है इसकी देखिए दूसरी शाखा आइसलैंड के दक्षिण में बहती है, जो इसे यहाँ पर क्लियर नहीं है दोस्तों, नोट्स में आपको शायद दिख जाए के नाम से जाना जाता है। तीसरी शाखा जो है
पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा से मिलकर ग्रीनलैंड के तट से होते हुए जो है फेयरवेल अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा का कुछ भाग फ्रांस, स्पेन तथा एजोर आयरलैंड के दक्षिण में बहती है। एक शाखा जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर स्पेन के पश्चिम से होते हुए ठंडी जलधारा के रूप में उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा में मिल जाती है, इसे कनारी जलधारा कहते हैं। कनारी जलधारा देखिए क्या है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ जो है ड्रिफ्ट दक्षिण तक आते आते अपना तापक्रम खो देता है और ठंडा हो जाता है तथा मडेरिया एवं मडेरिया केप वर्डी के बीच कनारी जलधारा कहलाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि व्यापारिक पवनों के द्वारा किनारे के जल को तट से पश्चिम की ओर धकेल दिया जाता है, ठीक है, और तट के किनारे इस ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाता है। बात करें अगर लेब्राडोर जलधारा की तो कहता है कि बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से उत्पन्न होने के बाद यह ठंडी जलधारा न्यू फॉकलैंड एवं ग्रांड बैंक के तट से होती हुई 50 डिग्री वेस्ट, ठीक है, के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलता है। इस जलधारा के द्वारा बड़े बड़े बर्फ के खंड को जो है ये न्यू ग्रांडलैंड तथा ग्रांड बैंक तक लाया जाता है इस जलधारा के द्वारा, जिससे क्या होता है जलयान संचार में बाधा होता है। आगे है ब्राजील जलधारा, कहता है कि यह एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा ब्राजील के तट से टकराने के कारण दक्षिण की ओर मुड़ने से होता है। यह 40 डिग्री साउथ अक्षांश दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिण अमेरिका के तट के किनारे किनारे जो है बहती है, उसके बाद पश्चिमी पवन के प्रभाव से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। पश्चिमी पवन का इफेक्ट के कारण ये जो है इसकी तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर इससे दक्षिण से आने वाली ठंडी जो है फॉकलैंड जलधारा जो है यहाँ पर इससे मिलती है। आगे कहता है साउथ अटलांटिक करंट, देखिए कहता है कि फॉकलैंड की ठंडी जलधारा तथा ब्राजील धारा के जब मिलने के बाद पछुआ पवन के प्रभाव से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। यह दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह या अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है और यह एक ठंडी जलधारा है। हमारा अंतिम है बेगुला जलधारा, कहता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जब अफ्रीका के तट से टकराता है तो यह उत्तर की ओर मुड़ जाता है एवं आगे चलकर दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा में मिल जाता है और यह जो बेगुला एक ठंडी जलधारा है। तो जलधारा से संबंधित जो है ये फैक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इस नोट्स का PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर ये जो नोट्स जो भी हम लोगों ने तैयार किया क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आप, ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।